बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। कल की जो बॉम्बशेल स्टोरी है वो अभी तक कैरी हो रही है मीडिया के अंदर, और वो स्टोरी है जिसमें 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को। जी हाँ, तमाम मेंबरान को उन्होंने कॉपी किया है वो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और सेकंड सीनियर तरीन जो जज होते हैं वो उस जुडिशल कमीशन में होते हैं। उसके साथ साथ 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी उस जुडिशल काउंसिल के अंदर होते हैं। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये जो ख़त लिखा है 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं इनमें एक खातून जज हैं और 5 मेल जजेस हैं। इन्होंने जो ख़त लिखा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखा वाक़या है। इस तरह का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ ने पहले नहीं देखा। इस तरीके से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका जो रोल है वो इस तरीके से पहले कभी बरहना नहीं हुआ। इन जजेस ने सब खोल के रख दिया है कि किस तरीके से मर्जी के फैसले लेने के लिए उनके ख़ानदान के लोगों को अगवा किया गया, उनके जिस्मों के ऊपर करंट लगाया गया, किस तरीके से उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगा के उनकी और उनकी बेगमात की प्राइवेसी के जो मोमेंट हैं उनको कैप्चर किया गया, और वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। वहाँ से किसी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही थी वो सारी फुटेज लाइव उनके घरों से, और इस तरह लोगों के घरों के अंदर, जजेस के घरों के अंदर बम फेंके गए, हर तरीके से उन्हें हरास किया गया। और मकसद एक था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या कोई भी मुकदमा जिसके अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इंटरेस्ट था उनमें वो फैसले किए जाएं जो वो चाहते हैं। होशरुबा ख़त है, मीन इस तरह का ख़त है कि किसी ने ना सोचा होगा, ना कभी डेयर किया होगा कि कोई ऐसा कर सकता हो। ये 6 लोग जो हैं, ये कौम पूरी का सलाम इनको पहुँचे। ये 6 जजेस जो ऑनरेबल जजेस हैं, इन्होंने जितना बड़ा दलेरी का काम कर दिया है शायद ही कभी कोई सोच सकता हो कि ये काम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस बुरे तरीके से इन्होंने करंट मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक बहुत ही बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है, जो बहरान तो असल में उन्होंने खुद खड़ा किया ये सब कुछ करके। उसके साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब के लिए और जस्टिस आमिर फारूक के लिए देखते हैं कि अब कौन कौन रिज़ाइन करता है, कोई करता भी है कि नहीं करता, या डबल डाउन किया जाएगा और अपनी पोजीशन को इसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि इसी मामले को और बढ़ाया जाए, नुकसान और पहुंचाया जाए, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को और ज़्यादा ऐसा रिवर्सिबल लॉस दिया जाए कि जिसका फिर खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो। अभी तक तो होश के नाखुन लेते हुए हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया के अंदर जिस तरीके से लफाफा सहाफ़ियों को छोड़ा गया है उसके ऊपर मैं इस वीलॉग के एंड पर तफसील से बात करूँगा। आपको बताऊँगा कि मीडिया के साथ जब ये खबर आई, खबर तो आपको हमने बता दी कि है क्या, लेकिन जब ये खबर आई तो उसके बाद मीडिया के ऊपर क्या किया गया, मीडिया के लोगों को कौन डायरेक्शन देता रहा, कैसे देता रहा, और मीडिया के अंदर अब किस किस को छोड़ा गया है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीलॉग। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो अगली खबर है कि जो सेनेटर हैं इरफान सदीकी, वो ये कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था। जी हाँ, वो कहते हैं कि मैनू पहले ही पता सी कि नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट में नहीं आना, हम तो बस एक ऐसे ही मजाक ही कर रहे थे। मतलब उनके कहने का मतलब है, कहते हैं हमें पहले पता था। इनसे कोई पूछे कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो वो जो कबूतर आ और कबूतर जा जा था, वो जो हाथों पे कबूतर आप बिठा रहे थे और कभी उड़ा रहे थे और कभी बिठा रहे थे, वो क्या सब मजाक हो रहा था? फिर आपने फुल पेज के, याद कीजिए, फुल पेजेस के इश्तिहारात दिए थे इन लोगों ने, किसी और ने नहीं दिए थे, नून लीग ने दिए थे। फुल पेज इश्तिहारात पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में दिए थे। तो बताइए, वो जो आप फुल पेज इश्तिहारात दे रहे थे जिसमें आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिख रहे थे, वो सब कुछ मजाक था? वो आपको पता नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहते हैं कि मियाँ साहब को हुकूमत नहीं मिलेगी, मुझे पहले ही पता था। और ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं जो इरफान सदीकी हैं, क्योंकि अगर इरफान सदीकी साहब के उस वक्त के तजिए देखें तो वो कहते थे कि बस नवाज शरीफ आ रहा है और नवाज शरीफ छा रहा है और नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है और नवाज शरीफ अब ये कर देगा, अब ये कर देगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो गई, उनका कोई वजूद नहीं है। इसी तरीके से सुहेल बड़ाइच साहब भी
इसी तरह का तजिया दे रहे थे जिस तरह का तजिया इरफान सिद्दीकी साहब दे रहे थे। आज सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी यही कहा कि नवाज शरीफ का कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस जो है वो दूसरे लोगों का हुआ है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। असल में ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मिक्स अचार होता है ना, जिसमें हर तरह का अचार होता है, ये वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि कल ही इन्होंने पहले जावेद लतीफ़ साहब से कुछ इस तरह के बयान दिलवाए, अभी ये लोग एक और तरह के बयान दे रहे हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह और तरह के बयान दे रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर मिक्स अचार पार्टी बन रही है और इनकी कोशिश ये है कि ये हुकूमत के मज़े भी लें और अपोजिशन के भी। ये आप सबको ये बताने की कोशिश करें कि हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, हुकूमत तो किसी और की है और हमें तो पहले ही पता था ये होना है, तो हम तो इसमें सीरियस हैं नहीं। इनको ये भी पता है कि इनको फारिग कर दिया जाना है। जी हाँ, जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे एक्सटेंशन लेने के बाद इनको फारिग कर देना है। इसलिए पहले से ग्राउंड बना रहे हैं, पहले से माहौल बना रहे हैं कि कल को कोई कहे तो ये कहें हमें तो पहले ही पता था, इसीलिए तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने थे, इसलिए तो हमने कोशिश नहीं की थी। हालांकि ये अंगूर खट्टे हैं और कुछ नहीं है। कोशिश इन्होंने सब की है। आप इरफान सिद्दीकी साहब के तमाम तजिए देखें, सुहेल वड़ाइच साहब के तमाम तजिए देखें, इनकी बढ़कें देखें, इनकी हरकतें देखें, फुल पेज के इनके जो इश्तिहारात हैं वो देखें, तो आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा कि इनको पता था। ये पूरी तरह से सोच रहे थे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, कबूतर ऐसे ही नहीं हटाए जा रहे थे। और अब वो जब कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेटी के साथ बैठ के पंजाब की कैबिनेट और पंजाब की डिफरेंट जो कमेटियां हैं उनकी सदारत करके अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। लेकिन इनको पता सब था कि ये बनने जा रहे हैं, मतलब पता इनको ये था कि ये बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म। वो तो बीच में ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट बनाना भी चाहती थी इनको, वो तो बीच में इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम आ गए और इनका सारा प्रोग्राम जो है वो दबड़दूस हो गया और इनको फिर पता नहीं चला कि अब करें क्या। और अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अब ये अपोजिशन के फ़ायदे लेना चाहते हैं, मीन नया बयानिया बिल्ड कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आपको एक और स्टेटमेंट बताते हैं और वो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ भी आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जूते पड़ रहे हैं पूरे मुल्क में सियासी तौर पर उनसे इनकी किसी तरह से जान छूट सके। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूं, हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, ये उनका कहना है। तो आगे से एंकर ने पूछ लिया कि आपने अभी एयर चीफ को एक्सटेंशन दी है, उस पर आप माफ़ी मांगते हैं? वो मजबूरी है। मीन बेशर्मी की हद है। मीन बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी थी उस पर अब माफ़ी मांग रहे हैं और अभी दोबारा एक एक्सटेंशन दे रहे हैं और उस पर कह रहे हैं वो मजबूरी है। तो उसने अगला सवाल पूछ लिया कि फिर साल के बाद इस आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन उनकी भी आ जाएगी तो आप उनको एक्सटेंशन देंगे? तो फिर पहले इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर कहा कि नहीं हम नहीं देंगे एक्सटेंशन। आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ जिसने हाल ही में बाजवा साहब से पंजाबी में गालियां खाई, जी हाँ वो पंजाबी में गालियां थी भाई, ये भी आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उन गालियों में उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं था। हाँ इंग्लिश की 2 गालियां थी, बाकी तमाम गालियां ख्वाजा साहब को पंजाबी में पड़ी। अब आप पूछ रहे होंगे मुझे कैसे पता है? मुझे पता है क्योंकि ख्वाजा साहब ने हू बहू लफ्ज़ बलफ्ज़ जिसको शिकायत लगाई है वहाँ पर जो शख्स बैठा था उसने रिपोर्ट की है। और एक बहुत बड़े सहाफ़ी को ख्वाजा साहब ने बताया है कि मुझे 2 अंग्रेज़ी की गालियाँ और 12-14 पंजाबी की गालियाँ जो हैं वो जनरल बाजवा ने निकाली हैं। तो वो जो इनको गालियाँ पड़ी हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हो रहा है। ये उनके साथ मिलके ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश की जा रही है और एक नया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर मार्केट में पेश करने की ये तमाम की तमाम काविश है। अगर आपको लग रहा है कि ये जेन्युइनली कुछ है, ऐसा नहीं है। ये अब इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने बताया है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस टाइम बिकना है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट है सियासत के अंदर और अब स्पेशली जो 6 जजेस ने जो ख़त लिख दिया है उसके बाद तो इस्टेब्लिशमेंट की जो शेयर है मार्केट में वो क्रैश कर गया है मुकम्मल तौर पर। तो इन हालात में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही बिकना है। तो इन्होंने अब इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि आप तो डूबे, आप हमें भी डबो दिया आपने, तो बेहतर है कि आप हमें थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट
बयानियाँ बनाने दें, और उसकी इनको इजाज़त मिली है। इसलिए जो ये बड़के मारते फिर रहे हैं कि हम इस आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन नहीं देंगे, इन कब कह रहे हैं, जब अभी इसी हफ्ते एयर चीफ को एक्सटेंशन दे के हटे हैं। मतलब इनसे ख्वाजा साहब से किसी ने पूछना है? भले आप खुद पूछे। और अगर इन तिलों में तेल होता तो अभी हफ्ता पहले ये एक्सटेंशन देते, भी अभी दे के हटे एक्सटेंशन, और कह रहे हैं कि हम साल बाद एक्सटेंशन नहीं देंगे। और उस टाइम तो ये पैरों के अंगूठे लगा के भी एक्सटेंशन देंगे। तो कहने की बात यह है कि ये जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इरफान सदीकी की स्टेटमेंट देखें, अफनानुल्लाह की स्टेटमेंट देखें, आप जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट देखें, और अब आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखें। वही ख्वाजा आसिफ जो इसी इंटरव्यू में मान रहे हैं कि 2013 में 5400 वोटों से वो हार रहे थे, जब उन्होंने जनरल बाजवा को कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने उन्हें जिता दिया, क्योंकि अभी चंद यूनियन काउंसिल का नतीजा रहता था। आप सबको भी पता है कि अगर 5400 की लीड से कोई हार रहा हो तो चंद यूनियन काउंसिल से फिर वो नतीजा नहीं बदल सकता। एंकर ने पूछा आपने बाजवा साहब को क्यों भेजा? उन्होंने कहा सब कुछ कर ही वो रहे थे। तो अब अल्लाह अल हक है, एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी सही साबित हुआ कि जो आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था वो बुनियादी तौर पर नून लीग को फ़ायदा देने के लिए, और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से उसकी सीटें छीनी थी, और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। तो ये तमाम बयानियाँ जो ये बना रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक नई एफ़र्ट है, और वो एफ़र्ट इनकी यही है कि किसी तरीके से अब अवाम में पॉपुलर होने के लिए फ़ौज मुखालिफ बयानिए के ऊपर हम चढ़े, मीन हुकूमत के मज़े भी लें और अपोजिशन के मज़े भी हम ही लेने की कोशिश करें। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10-10 हज़ार रुपए के 3,08,000 चेक्स लोगों में तकसीम कर दिए रमज़ान पैकेज के सिलसिले में। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 10,000 रुपये फ़ी पर्सन फ़ी कस दिया गया है, और ये 10-10 हज़ार रुपये के 3,08,000 चेक्स अभी तक तकसीम कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ पंजाब में जो बाजी वो अपने अब्बा जी का बूथा लगा के जो बोरी दे रही हैं, उसकी कीमत मालियत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3600 रुपये है, 3,600 रुपये। और उसके अंदर भी आटे के अंदर कहीं चोकर मिला हुआ है, कहीं कुछ और है, और उसमें भी लोग बता रहे हैं कि आटे का थैला लाते हैं, तस्वीरें खिंचवा के एसी साहब निकल जाते हैं, देते किसी को नहीं है। नून लीग के अपने लोगों ने कहा था कि हमने 2000 के करीब जो रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि इनको आटा दे दिया है, 2000 के करीब वो नंबर रन किए, सिर्फ 76 लोगों को उसमें मिला था, बल्कि एक मुर्दा शख्स को भी आटे की बोरी ये दे आए थे। तो ये हालात चल रहे हैं दूसरी तरफ पंजाब के अंदर। तो केपीके का ये ऐसा इकदाम है, इस पर उन्हें जितनी भी मुबारक दी जा सके वो देनी चाहिए। अच्छा जी, रमज़ान है और जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी ने एक मुजाहरा किया। मुजाहरे का उन्हें रिवॉर्ड पुलिस ने यह दिया कि जो उनके सेनेटर हैं मुश्ताक, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया, उनकी बेगम के ख़िलाफ़, उनके दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिए, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिशें की गई, लाठी चार्ज हुआ, उनके कारकुनान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मीन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना तो जुर्म था ही था, अब फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ा जो है वो जुर्म बन गया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक तस्वीर ट्वीट की और कहा कि सेफ सिटी कैमरे की देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हमें पता है बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन मसला ये है कि जब पाकिस्तान में कोई बड़ा हादसा होता है, वो 9 मई का हो, वो कोई और ऐसा मामला हो, तब पाकिस्तान के जो सीसीटीवी कैमराज है वो नहीं चलते। मतलब ये भी मंजन बेचा जाता है कि जी वो जो जीएचक्यू के गेट के ऊपर या फलां जगह पर सीसीटीवी कैमरा था वो तोड़ दिया, इसलिए उसकी फुटेज नहीं। उनसे कोई पूछे कि आपने सभी कोई चे समझा हुआ है हुजूर, फुटेज कैमरे के अंदर तो नहीं होती, फुटेज तो डीवीआर में होती है, और डीवीआर तो पीछे पड़ा होगा कहीं बिल्डिंग के अंदर, दूर पड़ा होता है डीवीआर, तो कैमरे के ऊपर तो नहीं पड़ा होता। कैमरे में तो लेंस होता है जो सिर्फ वीडियो लेता है, वीडियो रिकॉर्ड तो कहीं और होती है। तो वो जो वीडियो आपकी रिकॉर्ड हुई तो पीछे डीवीआर तो नहीं किसी ने तोड़ दिया, सामने से सिर्फ कैमरा तोड़ा। तो बुनियादी तौर पर क्योंकि वो सब झूठ था, और अब तो जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया कि वो सब का सब एक झूठा बयानिया बना हुआ था। और अब जजेस का जब हम लेटर देखते हैं तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात के फ़ैसले जो हैं वो बदलाने के लिए ये सब कुछ हमारे साथ किया जा रहा था। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब को इजाज़त दे दी गई है, वो अब प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं गुजरात से। ये उनको इजाज़त दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, और अब वो इंशाल्लाह वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर पतंगबाजी से जो कुछ हो रहा है, आपको पता है लोगों की गर्दनें कट रही हैं। एक तो मैं यही कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, जो भी बच्चे आपके इर्द गिर्द पतंग उड़ाते हैं उनको बाज़ कीजिए इस काम से। आपके बच्चे का मजाक है, लोगों की गर्दनें कट रही हैं, तो इसमें अगर आपको छतरौल भी करनी पड़ती है ना ऐसे अनासर की, तो ज़रूर कीजिए, और ये पतंगबाजी से रोकिए। कोई शौक़ नहीं है, पतंगबाजी कोई ऐसी
ऑक्सीजन नहीं है कि जो आप नहीं करेंगे तो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहेंगे आपके बच्चे या कोई और, लेकिन अगर आप करेंगे तो तब लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, लोगों की गर्दनें कट रही हैं। तो ये थोड़ी शर्म आनी चाहिए हम सबका, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, खामखा हुकूमत के ऊपर ही सारा क्रिटिसिज्म इस पे नहीं, ये पूरी सोसाइटी को इसके अंदर रोल प्ले करना पड़ना है। ये कोई इंसान के बच्चों वाला काम नहीं है कि आप लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर सख्त इकदाम ले। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा ने अपनी जान छुड़वाने के लिए अब ये कह दिया है कि जो पंजाब में पतंग उड़ते हैं उसकी डोर खैबर पख्तूनख्वा से बन के आती है। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि कल को पंजाब के अंदर लोग क्लाशनकोफ से लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे उसकी गोलियां रशिया से बन के आती हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। कुछ ख्याल करो अज़मा बीबी, कुछ थोड़ा जा ख्याल करो। मीना आप मेरी बहन, आप पे अकल कम है, लेकिन चलें थोड़ी, फिर ज़ुबान को आहिस्ता चला लें, थोड़ा चला लें, अगर अकल कम है तो ये काम ज़रूरी करना है आपने। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि फजल रहमान साहब को एक बड़ा धचका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी के सेनेटर तलहा, जो समझा जाता था कि खासा इन्वेस्ट करते हैं उनकी पार्टी पर, उन पर वो छोड़ गए हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेरा ख्याल वहाँ से वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट के जो हैं वो मेंबर अब मुंतखब होंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं। आज का पंजाबी वीलॉग जो है वो उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि गांव के लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जो 6 जजेस का ख़त है ये असल में क्या है। उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि कल जब ये स्टोरी आई तो उसके बाद टेलीविज़न पर कौन फ़ोन करके इस स्टोरी को रखवाता रहा। उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि इस ख़त की रेमिफिकेशंस आगे क्या होंगी, और उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सा सहाफ़ी कौन कौन सी लाइन ले रहा है और उनको किसने ये लाइन दी है, और इन सहाफ़ियों का क्या रोल है इस टाइम जो उन जजेस पर अटैक कर रहे हैं जिन्होंने हौसला किया, खड़े हुए हैं और बोलने की कोशिश की है। तो ये हमारा पंजाबी वीलॉग देखिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।